सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरे पापा का अच्छा खासा कारोबार था, पर मैं पढ़ा लिखा था। मुझे पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक था। घर में भगवान की बहुत कृपा थी। हमारे घर में लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं थी। हमारे घर में हर चीज़ थी। मैं बड़ा हुआ तो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। उसके लिए मैंने अपने पिता से कह दिया कि मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरे माँ पापा ने मेरी ये बात सुनी तो थोड़े गुमसुम से हो गए थे और कहने लगे, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मिलकर मेरे कारोबार को और आगे लेकर जाओगे और अच्छी तरक्की करोगे। मैं बोला, मुझे 8 साल पुलिस में सर्विस करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका बिजनेस संभाल लूँगा। मेरे पापा ने हंस दिए थे और कहने लगे, चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, अगर तुम्हारी मर्जी इसी चीज़ में है तो मैं बिल्कुल ऐतराज़ नहीं उठाऊँगा। मैंने खूब मेहनत की और हेड कांस्टेबल बनने के इम्तिहान में पास हो गया और मैं अब पुलिस में भर्ती हो गया था। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगी थी वो ये थी कि मेरा ट्रांसफ़र कभी कहीं हो जाता तो कभी कहीं हो जाता। मैंने अपना ट्रांसफ़र रोकने की भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ सर्विस करना बहुत अच्छा लगता था। मैं पिछले 2 साल से बनारस में अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहा था। आज मैं सोकर उठा तो मुझे फ़ोन आ गया कि आपका ट्रांसफ़र दिल्ली में हो गया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि अब मैं बनारस से दिल्ली पहुंच गया था। मैं यहाँ पर जो चीज़ एडवेंचर करना चाही थी वह कर ली थी। अब मैं किसी नई जगह पर जाना चाहता था। दिल्ली मेरे लिए हर तरह से बिल्कुल नई जगह थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ बिताना चाहता था। दिल्ली तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ जैसा था। असल में मेरी पोस्टिंग उस इलाके में हुई थी जहाँ पर जीबी रोड के नाम से ये जगह बहुत मशहूर थी। मेरे साथियों ने मुझे यही कहा था कि सुनील, तुम बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, यहाँ की औरतें अच्छी नहीं होती। उन्हें तो मुझे ये भी कहा कि तुम इस इलाके में काम करने की वजह से पापों के दलदल में गिर जाओगे। यहाँ तो हर चीज़ सरेआम सब कुछ मिलता है। तुम अपने आप को अपने वर्दी पर दाग लगाने से बच नहीं पाओगे। तब मैंने अपने दोस्तों से मुस्कुराकर कहा था कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपना अच्छा बुरा अच्छे से जानता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मेरी पोस्टिंग जीबी रोड के पास हुई है, उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पाप करने का लाइसेंस मिल गया है। दलीलों के तौर पर मुझे तो ये भी कहा गया था, यहाँ पर तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, तुम फिर कल के बच्चे हो। मैं उनकी बातों को इग्नोर करता रहा। मुझे मालूम था मैं किसी भी गलत काम में पड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे अपने किरदार पर अच्छे से भरोसा था। मेरे माँ पापा की परवरिश पर मुझे भरोसा था, मगर मैं अपने साथियों को भी तो ये दिखाना चाहता था कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मर्द को मौका मिले और वह पाप कर भी ले। इंसान को खुद पर भी कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए मैंने जीबी रोड के बिल्कुल बीचों बीच अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। ये बात सुनकर तो मेरे साथी हैरान रह गए थे और कहने लगे, तुमने ये क्या किया? तुम इस जगह से दूर भी तो कमरा ले सकते थे। तो मैंने उनसे कह दिया कि यहाँ से मेरा ऑफिस बहुत पास है और दूसरी बात कि यहाँ पर किराया बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मुझे अपनी सहूलियत अच्छे से मिल रही है। तो मैंने यही कह दिया कि मगर हकीकत ये थी कि मैं उन लोगों को दिखाना चाहता था मैं खुद को बुराई में गिरने से बचा सकता हूँ। खैर, अब मुझे यहाँ रहते हुए 2 दिन हो गए थे और मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ा हुआ तो सामने लड़कियों की बिखरी हुई जिंदगी देखकर मेरा दिल घबराने लगा था, जैसे मैं अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रहा हूँ। यकीनी तौर पर वे औरतें भी मजबूर होकर ये सब काम कर रही होंगी। उनका पेशा था, जैसे कि पुलिस मेरा काम था और मेरा पेशा था। मैं उनको गलत कहने का हक नहीं रख सकता था, क्योंकि मुझे उनके हिस्से की कहानी मालूम नहीं थी। बस मेरा उनके लिए दिल उदास होता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। हर शाम शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ आते और अपनी मनपसंद की लड़की को गाड़ी में बिठाकर ले जाते थे। तब मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। मैं जब से यहाँ आया था हर टाइम मुझे उदासी घेरे रखती थी। आज शाम मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मेरे फ्लैट का दरवाज़ा को किसी ने ज़ोर से बजाया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान लड़की खड़ी थी जो मुझे बहुत ही हसीन लग रही थी। मैं उसको देखकर हैरान हो गया और बोला, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो कहने लगी, मुझे सब तबस्सुम कहते हैं, आप मुझे तबस्सुम भी कह सकते हैं। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और बोला कि मैं आपकी आने की वजह जान सकता हूँ? तो वह कहने लगी, मेरे हाथ में आपको पकड़ी हुई ट्रे नज़र नहीं आ रही क्या? मैं जल्दी से ट्रे की तरफ देखा और उस ट्रे में खाना पड़ा हुआ था। वह कहने लगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे अजीब सी झुलझुलाहट सी महसूस हुई थी।
मैं बोला, मुझे आपके खाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए खाना लाने का एहसान किया। आप खाना वापस लेकर जाइए। वो मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, तबस्सुम का हाथ का खाना खाने के लिए सभी तरसते हैं और आपने मना कर दिया है। मैं बोला, मैं किसी अजनबी के हाथ से खाना नहीं खा सकता। वह कहने लगी कि हम थोड़े ही पलों में मिलकर बैठेंगे तो अजनबी नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि मुझे तो ऐसी औरत के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने ये कह दिया यहाँ से चली जाओ तो फिर चली जाओ, जिद करके मेरे सामने खड़ी रही और कहने लगी कि नहीं, मैं तो आपको खाना खिलाकर ही जाऊंगी। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया और मैंने हाथ में रखी ट्रे नीचे गिर दी थी। खाना बिखर गया था। तबस्सुम की आंखों में आंसू आ गए थे। वह नीचे बैठ गई। उसने खाना चुन चुन कर वापस ट्रे में रख दिया और फिर एक निवाला लेकर कहने लगी, ये बड़ी मेहनत से कमाया हुआ अन्न है, तुम उसे यूं बेकार नहीं कर सकते। मैं उसको देखता रह गया और फिर वह आंखों में आंसू लेकर मेरे फ्लैट से निकल गई थी। उसके आने के बाद मैं सोने लगा कि अजीब सी मुसीबत मेरे गले पड़ गई थी। अगर किसी को पता हो गया कि कोई तवायफ मेरे फ्लैट में आई है तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाने लगते। वे लोग कहने लगते कि हमें तो अब तुम्हारा मकसद समझ में आ गया है कि तुमने जीबी रोड में फ्लैट किराए पर क्यों लिया है। मैं तो उन लोगों को अपनी शराफत दिखाना चाहता था। यूं तो लेने के देने पड़ सकते थे और सरेआम मुझ पर उंगलियां उठाई जा सकती थी। खैर, वह लड़की चली गई तो मैं अपने खाने का बंदोबस्त करना चाहा। मैंने अपना खाना डिलीवरी बॉय से मंगवा लिया था। अगले दिन मैं जैसे ही थाने गया, मेरा एक साथी दोस्त मुझसे कहने लगा, सुनील, मैंने सुना है कल तुम्हारे फ्लैट में बहुत ही प्यारी सी लड़की गई थी और सुना था कि काफ़ी देर रुकी रही थी तुम्हारे पास। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। बस मैं यही तो नहीं चाहता था। मैं बोला, हाँ, मुझे खाना देने आई थी। मैं तो यही कहूँगा, ये तवायफ औरतों के अंदर भी तो इंसानियत होती है। उन्हें इतनी तो तमीज़ होती है ना कि अगर कोई नया पड़ोसी रहने के लिए आया है तो उसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने उससे ऐसी बात कही तो मेरा साथी चुप रह गया था। असल मैंने उसके चारों कोने चित कर दिए थे और कहने लगा था, जबकि हकीकत में उसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गया था। खैर, जब शाम को ड्यूटी करके थका हारा वापस आ गया तो बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। दिल चाहा कि अब मैं चादर तान कर सो जाऊं, मगर दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। आज भी तबस्सुम हाथ में ट्रे पकड़े खड़ी थी। उसने मुझे धक्का देकर साइड पर किया और खुद मेरे बिना परमिशन के मेरे फ्लैट में घुस आई थी। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया था। मैं बोला, ये क्या बदतमीज़ी है। वह कहने लगी, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। मैं बोला, मुझे हराम खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तुम मेरे लिए खाना मत लेकर आया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तब वह कहने लगी, मैं आज आपको खाना खिलाए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। तब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मेरे फ्लैट से निकल जाओ और हाथ के जोर से धक्का भी दिया। उसे अपने फ्लैट से निकालने की कोशिश करने लगा तो कहने लगी कि अगर आप मुझे यूं ही धक्का देते रहेंगे तो फिर उम्र भर पछताओगे। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे फ्लैट से निकाल दिया और सोचने लगा कि क्या वो मुझे बद्दुआएं दे रही थी या फिर वह मुझे धमका रही थी। दोनों बातें सोचकर मैं थोड़ा गुमसुम सा हो गया था, क्योंकि मैं किसी की भी बद्दुआएं नहीं लेना चाहता था और ना ही मैं चाहता था कि बिना वजह कोई मुझे धमकाए। खैर, मैं अपने कमरे की खिड़की में जाकर खड़ा हो गया था। दिल बहुत परेशान था। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। मैंने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर मेरी मम्मी का नंबर जगमगा रहा था। मैं जल्दी से फ़ोन कान से लगाया और बोला, मम्मी कैसी हैं आप। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। बोली, सुनील, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, जल्दी से घर आ जाओ। मैं ज़्यादा घबरा गया और बोला, मम्मी बात क्या है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। तो वह कहने लगी कि तुम्हारी बहन की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। राधा बहुत बीमार हो गई है। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हारे पापा भी हर टाइम परेशान रहते हैं। उनको तो खुद मेरे दिलासे की ज़रूरत है। वह मुझे क्या संभालेंगे। मेरी मुश्किल का सहारा तुम ही हो। तुम मेरे पास आ जाओ। मम्मी की बात सुनकर परेशान हो गया था और बोला, मम्मी आप फिक्र मत करो, राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मम्मी कहने लगी, सच बताओ सुनील, राधा ठीक हो जाएगी ना। मैं बोला, जी जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको बिना वजह फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जल्दी आपके पास मैं नहीं आ सकता। अभी ड्यूटी पर मुझे हफ्ता भी लग सकता है। मेरा ट्रांसफ़र भी अभी नई जगह पर हुआ है। ऐसे में मैं इतनी जल्दी छुट्टियाँ लेकर नहीं आ सकता। मम्मी कहने लगी, तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी राधा ठीक हो जाए।
अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे दरगाह हैं और भगवान के दरबार हैं। वहाँ जाकर मेरी तरफ से राधा के लिए प्रार्थना जरूर करना। अगर तुम्हें कोई बाबा या पीर नज़र आए तो उनके कदमों में गिरकर कहना कि मेरी बेटी पर अपनी कृपा करें। मैं बोला, मम्मी ऐसा होगा, आप फिक्र मत करो। अब मैं और मम्मी बड़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते रहे। जब वह थोड़ी तसल्ली में हो गई तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। अब मुझे तबस्सुम का ख्याल आया था, कहीं उसकी बद्दुआ तो नहीं लग गई है मुझे। जो मेरे घर का सुकून ख़राब हो गया था। मेरी माँ परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर कल तबस्सुम मेरे लिए खाना लेकर आती है तो मैं उससे आराम से समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, मुफ्त की चीज़ें बटोरने के लिए नहीं आया, इसलिए तुम मेरे फ्लैट पर नहीं आया करो। मगर मैं भी क्या करता, जब वो मेरे फ्लैट में ज़बरदस्ती घुस आती थी तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता था। मैं उठ बैठा, अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरी बहन अच्छी भली थी, मगर बचपन में उसके साथ समस्या हो गई थी जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई थी। वह अभी तक उस हादसे की शिकार थी। अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। जब मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो जाती तो मम्मी खुद को अपने आप को गलत ठहराती रहती थी। उनको यही लगता था जो कुछ भी हुआ है उनकी वजह से ही हुआ है। मैंने मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि जो भी होता है किस्मत में लिखा होता है, मगर मम्मी खुद को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया था। मेरी तो यूं ही आंखों में रात कट गई थी। मुझे अपने घर वालों की बहुत फिक्र हो रही थी। सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ था, तब मम्मी का फिर से फ़ोन आ गया था। अभी भी रो रही थी और कहने लगी, सुनील तुम मेरे लिए आज बंगला साहब दरबार जाना और भगवान से प्रार्थना मेरे लिए करना कि मेरी माँ को माफ़ कर दे और मेरी बहन को ठीक कर दे। मैं बोला, मम्मी आप क्यों माफ़िया मांगती हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपके हाथों जो भी हुआ बस सिर्फ एक हादसा हुआ था। मगर मम्मी कहाँ समझने वाली थी। वो कहने लगी, दरबार में जाकर तुम मुझे दरबार के दर्शन भी करवा देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपने काम पर चला गया था और ब्रेक के टाइम मैंने सोचा कि मुझे अब दरबार जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी का बहुत विश्वास था। मैं सिर्फ उनकी खुशी के लिए गया था, क्योंकि मेरी तो यही सोच थी कि भगवान हर जगह होता है। अगर आप उसे सच्चे मन से चाहें तो आपको किसी भी दरबार में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमरे में बैठे बैठे ही भगवान को प्रार्थना कर सकती हैं। भगवान तो हमारे आत्मा में बसा हुआ है, फिर जगह जगह ढूंढने की क्या ज़रूरत है। और इंसान की ज़रूरत सुनता भी है। खैर मैंने दरबार गया और अपनी बहन की सेहत के लिए प्रार्थना की। तभी मुझे एक जगह पर काफ़ी सारा झुरमुट नज़र आया था। मुझे लगा कि यहाँ ज़रूर कोई पहुँची हुई हस्ती होगी जो मुझे उनसे अपनी बहन के लिए प्रार्थना करवाना चाहिए। आगे बढ़ा तो एक औरत बैठी हुई थी जिसे खुद को पूरी तरह से ढका हुआ था। लोग उससे अपने लिए प्रार्थना करवा रहे थे और उसके सामने अपनी समस्याएं रख रहे थे। वह कहने लगी, मैं तो यहाँ पर खुद अपने लिए प्रार्थना करने आई हूँ, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? मैं कोई बाबा नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत पापन हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी हकीकत पता चल जाए तो तुम लोग मुझे स्वीकार भी करना पसंद नहीं करोगे। मैं उनकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा शक में पड़ गया था, क्योंकि आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो लोगों को अपनी असलियत बताने से नहीं कतराते। वे लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोग उनके आगे झुके रहें। मैं ज़्यादा आगे बढ़ा तो हैरान रह गया था, क्योंकि प्रार्थना करने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि जीबी रोड की तबस्सुम थी। उसकी आंखें देखते ही मैं 2 कदम पीछे हटा था और फिर पीछे हटता चला गया था। मैंने दिल में सोचा कि बंगला शाह की क्या शान है, उसने किस तरह से लोगों की बुराइयों को छुपाए हुए है। अगर वह ना छुपाता तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। तबस्सुम जिसने शायद कभी भगवान के आगे हाथ भी ना जोड़ा होगा, ना ही कोई पूजा पाठ की थी, फिर भी लोग उसके सामने बैठे उससे प्रार्थना की भीख मांग रहे थे। खैर मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना करके वापस आ गया था। मैं मम्मी को फ़ोटो भी भेज दी थी और उनसे कहा था कि अब राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मम्मी कहने लगी कि अगर मुझसे इतना बड़ा पाप ना होता तो मेरी राधा कभी भी बीमार ना होती। मैंने बहुत गलत किया। मैंने बोला, मम्मी आप अपने दिल से इस किस्से को निकाल क्यों नहीं देती? आपने कुछ भी तो जानबूझकर नहीं किया, जो भी हुआ गलती से हुआ, आप उसकी जिम्मेदार नहीं हो। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वह बोली, तुम मुझे झूठे दिलासे देते रहते हो, मेरे सर पर बहुत बड़ा पाप का बोझ है। मैं कभी भगवान के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ।
मैंने किसी का दिल दुखाया था। अब मेरी औलाद पर मुश्किल आ गई है। मेरी राधा कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। मैंने मम्मी से कहा कि आप मनहूस बातें करना छोड़ दीजिए। भगवान राधा को ठीक कर देगा और मैं इधर भी डॉक्टर का पता करूंगा और फिर आपको राधा को इलाज के लिए दिल्ली लेकर आऊँगा। मेरी बातें सुनकर मम्मी खुश हो गई थी। खैर, मैंने फ़ोन बंद कर दिया था और सोचने लगा, क्या ये सब मेरी मम्मी की पापों की वजह से हुआ है। मैंने ज़ोर से ना में सिर हिला दिया था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में जब राधा छोटी थी, हमारे घर में एक काम वाली औरत भी रहा करती थी। उसका नाम लैला था। हमारे घर के काम करती उसकी बेटी हमारे साथ आकर खेला करती थी। एक दिन हम तीनों छत पर खेल रहे थे और बिल्कुल ही सीढ़ियों के पास खड़े थे। जब मम्मी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और कहने लगी, तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि सीढ़ियों के पास नहीं खेलते, कोई गिर जाएगा तो गहरी चोट आ जाएगी। इतना कहकर मम्मी गुस्से से हमारी तरफ बढ़ी थी। हमें तो पता था कि मम्मी कुछ नहीं करेंगी, मगर काम वाली की बेटी रूबी डर गई थी और वह पीछे हटी थी। उसे खबर भी ना हुई और उसका पाँव फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई और वह उस हादसे में कोमा में चली गई थी। ये मंजर देखकर हम सब बहुत डर गए थे, चीखने चिल्लाने लगे थे। मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। एम्बुलेंस को बुलाया गया। उसमें लैला की बेटी को डालकर अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची के दिमाग से खून ज़्यादा निकल गया है और वह बहुत गहरी चोट में है। उसका बचना बहुत मुश्किल है। अब हमारी कामवाली झोली उठा उठा कर मम्मी को बद्दुआएं देने लगी थी और कहने लगी, आपके बच्चे भी तो खेल रहे थे, आपने अपने बच्चे को धक्का नहीं दिया, मेरी बेटी को क्यों धक्का दिया। मम्मी ने उसके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि मेरे बच्चों को बद्दुआ मत दो, मैंने तुम्हारी बेटी को धक्का नहीं दिया है। वह खुद ही डर के पीछे हटी थी। मम्मी ने लैला की बेटी का इलाज करवाया था और पूरा खर्चा उठाया था, मगर वह बच ना सकी थी। वह 3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद मर गई थी। काम वाली लैला बहुत रो रही थी, हर टाइम दुखी रहती थी। उसकी हालत देख देख कर मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। वो यही कहती थी, अगर लैला के बच्चे के बजाय मेरा कोई बच्चा गिर जाता तो मैं क्या करती। काम वाली लैला मम्मी से बहुत नफरत करने लगी थी, मगर मम्मी पीछे नहीं हटी थी। मम्मी लैला के बाकी बच्चों के लिए खाना, जूते, कपड़े भिजवाया करती थी, हर टाइम उनकी मदद किया करती थी और बार बार ये भी खबर भिजवाती रहती थी कि लैला मुझसे नाराज़ मत हो, मैंने तुम्हारी बेटी को धक्का नहीं दिया था, मुझे भगवान से डर लगता है, मैं अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हारी बच्ची पर ऐसे जुल्म नहीं कर सकती थी। लैला को अब धीरे धीरे संतोष होने लगा था। अब वह हमारे घर पर फिर से काम करने के लिए आने लगी थी, मगर मम्मी उससे ज़्यादा काम नहीं करवाती थी, बल्कि उसे अपनी बहनों की तरह ही ट्रीट किया करती थी। मम्मी यही कहा करती थी कि लैला, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझसे कह दिया करना। मम्मी बार बार उनको यही यकीन दिलाती थी कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें कसूरवार मेरा नहीं था। खैर, अब लैला बिल्कुल ठीक हो गई थी और वह मुझे और राधा से प्यार करने लगी थी। राधा का बहुत ख्याल रखा करती थी और कहती थी, मुझे उसमें अपनी बेटी नज़र आती है। एक दिन मम्मी लैला को घर में काम के लिए छोड़कर मुझे और राधा को पार्क ले गई थी। हम दोनों आइसक्रीम के लिए शोर मचा रहे थे। मम्मी आइसक्रीम लेने गईं तो राधा कहती, मैं भी मम्मी के पीछे जा रही हूँ। मैंने उससे बहुत मना किया, मम्मी हमें जिस बेंच पर बिठाकर गई हैं हमें वहीं बैठे रहना है, नहीं तो वह गुस्सा हो जाएंगी। मगर राधा ने मेरी बात नहीं मानी और मम्मी के पीछे पीछे ही चली गई, जबकि मैं बेंच पर ही बैठा रह गया था। थोड़ी देर के बाद मम्मी जब लौट कर वापस आई तो कहने लगी, राधा कहाँ है। ये बात सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और बोला, मम्मी आपके पीछे ही तो गई थी। मेरी मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे पीछे नहीं आई, मगर मैं तो खुद से मम्मी के पीछे जाते हुए देखा था। खैर, मम्मी ने पार्क में भी ऐलान करवा दिया था कि मेरी बच्ची गुम हो गई है, इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे। मम्मी ने पापा को भी फ़ोन किया था, वह भी पुलिस को लेकर पहुंच गए थे, मगर हमें राधा नहीं मिल रही थी। ये गम बहुत बड़ा था, मम्मी तो दीवानी हो गई थी। हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था। पापा ने शहर भर के पुलिस स्टेशन में राधा की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवा दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि हमारी राधा एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगी, मगर ये 1-2 दिन क्या, 1 साल बीत गया था मगर राधा कहीं नहीं मिली थी। मम्मी बिल्कुल पागल हो जा रही थी और अब तो 2 साल हो गए थे। मम्मी ने राधा को मरा हुआ मान लिया था। मम्मी हर टाइम रोती रहती थी और यही कहती थी कि मेरी वजह से लैला की बेटी की मृत्यु हुई थी, भगवान कभी भी मुझे मेरी बेटी नहीं मिलवाएगा। लैला यही कहती थी कि दीदी, मुझे यकीन है आपने जानबूझकर मेरी बेटी को नहीं मारा था,
मुझे मालूम है आप बेकसूर थी। भगवान आपको आपकी बेटी से मिलवा देगा। आपकी बेटी वापस आ जाएगी। यूं ही 2 साल बीत गए थे। एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा खटका था। मम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बच्ची खड़ी थी जिसका पहनावा मैला कुचैला था, सर के बाल भी कटे हुए थे, यहाँ तक कि भौहें भी काट दी गई थी और बच्ची जगह जगह से जख्मी थी। उसकी बहुत बुरी हालत थी। मम्मी ने उसे देखा तो पल के लिए सुन्न हो गई थी और वह बच्ची जल्दी से मम्मी के गले लग गई और रोने लगी। मम्मी आप मुझे बचा लीजिए, वे लोग बहुत बुरे हैं जो मुझे लेकर गए थे। तब मम्मी को एहसास हुआ था ये तो उनकी राधा है। 2 साल पीछे गुम हो गई थी। राधा भी बड़ी हो चुकी थी। बात ये थी जब मैं बड़ा हो गया था तो फिर वह भी तो बड़ी हो गई थी, मगर वह हमें इस तरह बुरी हालत में मिली थी। वह बदल सी गई थी। उसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जाती थी। वह बहुत डरी हुई रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी। मम्मी से यही कहती थी मुझ पर बहुत अत्याचार किया गया है, मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है। मेरी बहन तो मिल गई थी मगर वह पहले जैसी नहीं थी। उसने इतना अत्याचार सहा था, हर टाइम घबराई सी रहती थी। अक्सर उसे दौरे पड़ने लगे थे। वह रोती रहती थी और मम्मी से कहती थी कि मुझे बचा लीजिए, लोग बहुत बुरे हैं, उन्होंने मुझे बहुत मारा है। मम्मी ने राधा का बहुत इलाज करवाया और हर जगह से इलाज करवाया था। उसके दिमाग का भी चेकअप करवाया था, मगर वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी। अब वह इसी बीमारी के साथ बड़ी हो गई थी। खानदान वालों को भी पता था, इसलिए उसका रिश्ता भी नहीं आता था। कभी ठीक हो जाती थी और कभी ज़्यादा बीमार हो जाती थी। अब वह उसे फिर से दौरे पड़ रहे थे, इसलिए मम्मी बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन मम्मी का फ़ोन आया और कहने लगी कि मैंने सुना है कि जीबी रोड में भी बहुत पहुंची हुई औरतें होती हैं और वो भगवान के बहुत करीब होती हैं। तुम किसी औरत से मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करवा दो, उसकी सेहत ठीक हो जाएगी। मैं बोला मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो। मम्मी कहने लगी तुम्हें मेरी कसम है, मेरी बात मान लो। मैंने हामी भर ली थी और सोच लिया था कि मैं कोठी पर जाकर एक बार तबस्सुम से अपनी बहन के लिए प्रार्थना जरूर करवाऊंगा। मैं अभी यही सोच रहा था, मुझे बाहर से मंदिरों में शंख की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। मैं परेशानी में बाहर भागा तो मुझे मालूम पड़ा कि एक तवायफ मर गई है, मगर उसके जनाजे से बहुत खुशबू आ रही है। मगर फिर भी मौलवी साहब उसे कफन दफन करने को तैयार नहीं है। मैंने अपना सर झटका कि कौन सी तवायफ मर गई है। अगली बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गया था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि तबस्सुम की मृत्यु हो गई है। मैं जल्दी से भागकर बोला मैं उसका जनाजा पढ़वाऊंगा, और फिर जो ही मैंने उस तवायफ के जनाजे पर मौलवी साहब ने सूरह फातिहा पढ़ी तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एक औरत ने मेरा हाथ आकर पकड़ लिया था और कहने लगी उसका जनाजा पढ़ने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। और कोई अनजान नहीं थी, बल्कि हमारे घर में काम करने वाली लैला थी। ये न जाने जीबी रोड कैसे आ गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। वह कहने लगी सबके सामने नहीं बताऊंगी, अकेले में बताऊंगी। मैं उसके साथ एक साइड पर हो गया था तो वह कहने लगी कि ये जो तवायफ मरी है ना, उसका असल नाम तबस्सुम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सगी बहन राधा है। ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गया था। मैं कहने लगा आप क्या कह रही हैं? तो वह कहने लगी जब तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को धक्का देकर मार दिया था तो मैं भी सोच लिया था कि उसे बदला लेकर रहूंगी। मैं तुम्हारी बहन को पार्क से अगवा कर लिया था और अपनी बहन के घर छोड़ दिया था। जब तक पुलिस छापे मारती रही तुम्हारी बहन मेरे घर पर रही थी, मगर फिर जब वो केस पुराना हो गया तो मैंने उसे वहाँ से निकालकर जीबी रोड में बेच दिया था। ऐसा करने से मुझे मेरी दिली तसल्ली मिल गई थी। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरी बेटी को इंसाफ मिल गया हो। जब भी मुझे मेरी बेटी की याद आती तो मैं जीबी रोड में आकर तुम्हारी बहन का अंजाम जरूर देखती थी। यहाँ पर उसे तबस्सुम का नाम दे दिया गया था। मैं जब भी वापस इधर आती तो मैं तुम लोगों की तस्वीर भी साथ लेकर आती थी और सज़ा के तौर पर वह तस्वीर तबस्सुम को पकड़ा जाती थी ताकि तुम लोगों को देखकर तड़पती रहे। इसलिए उसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था और तुम्हारे लिए खाना लेकर आया करती थी। वह अब मर गई है तो तुम उसका चेहरा देख लो, तुम्हारी बहन ही मरी है। ये बात सुनकर तो मैं गुस्से में थर-थर काँपने लगा था। मैं बोला अगर राधा है तो फिर हमारे घर में जो लड़की है वो कौन है? तो लैला कहने लगी वह तो मेरी बहन की लड़की थी जो पागल थी। पैदाइशी उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं थी। मैंने उसे तुम लोगों के घर इसलिए छोड़कर आ गई थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी उसे यहाँ पर अच्छा भविष्य मिलेगा। मैं उसके बाल वगैरह कटवा दिए थे और उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि यही कहना
कि मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है और उसने ऐसा ही कहा और तुम्हारी माँ ने मान भी लिया, क्योंकि मेरी बहन के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वह उसका इलाज करवा पाती। हमने उसे तुम लोगों के घर छोड़ दिया था। कुछ समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। खैर, मैंने भगवान का नाम लिया और अपनी बहन का अंतिम संस्कार के लिए उसे घर ले गया था और वहाँ के लोगों से पूछा था कि मेरी बहन कैसी थी। तब मुझे वहाँ की नायिका ने बताया था कि राधा एक बहुत ही शरीफ लड़की थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वह तो रात भर वह भगवान की पूजा किया करती थी। सबसे हैरत की बात यह थी कि वह बाकी तवाइफों के कपड़े सिया करती थी, अपनी रोजी रोटी कमाया करती थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। वह एक पवित्र औरत थी। जब ही तो उसकी मिट्टी से इतनी खुशबू आ रही थी। उसने इतनी सख्त माहौल में, जहाँ पापों के बहुत से काम हुआ करते हैं, वहाँ रहकर भी उसने कोई गलत काम नहीं किया था और ना ही कोई पाप किया था। इसलिए भगवान उससे राजी हो गया था। मैं ये सब बातें सुनकर रोने लगा था। खैर, मैं घर गया और अपनी माँ को सारी बात बता दी थी और अपनी बहन का अंतिम संस्कार के लिए ले गया था और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करवाई थी। लैला को पकड़ने के लिए मैं खुद जगह जगह छापे मारे थे और आखिरकार लैला पकड़ी गई थी। उसके जुर्म की सज़ा वह जेल में भुगत रही थी। लड़की जो हमारे घर में बहन बनाकर लाई थी, मम्मी उसका भी बहुत ख्याल रखा करती थी, क्योंकि मम्मी को उसमें अपनी बेटी नज़र आती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।